प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा। जोशीमठ के बहाने विकास की राजनीति और पर्यावरण का संकट। मनुष्य और प्रकृति का संबंध हमेशा से एक विचारणीय विषय रहा है। मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता परस्परता पर आधारित है। लंबे समय तक प्रकृति ने मनुष्य को कितनी ही नस्लों को पाला पोसा व समृद्ध किया है। प्रकृति ने मनुष्य के लिए जीवन की तमाम सहूलियतें उपलब्ध कराई हैं। दोनों का रिश्ता इस रूप में भी समृद्ध हुआ कि मनुष्य ने भी प्रकृति को सहेजने, उसे संवारने, संरक्षित करने को अपने जीवन के आधार की तरह समझा। लंबे समय तक मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, यानी प्रकृति नहीं तो मनुष्य भी नहीं। भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में नियतिवाद की धारणा यह मानती है कि मनुष्य और प्राकृतिक नियमों के तहत पूर्व निर्धारित है। इसके अनुसार मनुष्य अपनी ज़रूरतों के मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है। इसके तहत मनुष्य किसी भी प्रकार की दखलंदाजी प्रकृति में इस तरह नहीं होती कि प्रकृति मूल संयोजन को बिगाड़ दे। तात्पर्य यह है कि इस घटना में मनुष्य का जीवन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर टिका हुआ होकर उसके सदुपयोग पर टिका हुआ था। पुनर्जागरण के बाद जब पूरी दुनिया में नए प्रकार की अर्थव्यवस्था का निर्माण होना शुरू हुआ, तब मनुष्य और प्रकृति के संबंध भी बदलना शुरू हो गए। व्यापार के लिए नए नए रास्तों की खोज, मशीनों का निर्माण, भाप के इंजन की खोज, उपनिवेशवाद का फैलाव हुआ, जाल पूंजीवाद का आगमन, औद्योगिक क्रांति से होते हुए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की विनाशकारी लीला तक मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता बस वैसा नहीं रह गया जैसे पहले कभी हुआ करता था। यह सब कुछ भौगोलिक चिंतन की उस धारा के तहत हुआ जिसे संभववाद कहा जाता है, यानी मनुष्य ने प्रकृति में हस्तक्षेप करने की ठान ली और परिणाम हुआ प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। जल, जंगल, जमीन, पहाड़, वायु सभी कुछ दोहन के दायरे में आते गए। मनुष्य ने अपने विकास का एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया जो उसके अपने ही आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक था। आलम यह है कि विकास के मॉडल आज उन्हीं नदियों को ख़त्म करने पर आमादा हैं जिनके किनारे पर सभ्यताएं विकसित होती रही हैं। यह मॉडल उसी जंगल को ख़त्म करने पर तुला हुआ है जिसमें तमाम आदिवासी संस्कृतियां गुजर बसर करती रही हैं। यह मॉडल उसी पहाड़ को दरकाने पर टिका हुआ है जो विशिष्ट प्रकार की जलवायु, विशिष्ट औषधियों, विशिष्ट प्रकार के फलों आदि का केंद्र हुआ करता है। मुनाफे पर आधारित विकास की यह परियोजना पूंजीवादी उत्पादन पद्धति ने शुरू की है। इसके दुष्परिणाम पिछली सदी से ही आने शुरू हो गए थे, जो इस जारी सदी में और विकराल रूप ले चुके हैं। प्रस्तुत निबंध में हम ऐसे ही एक मानव जनित संकट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह संकट उत्तराखंड के चामोली जिले के जोशीमठ तहसील में आ चुका है। पर यह संकट अकेले जोशीमठ का नहीं है, बल्कि यह संकट हिमाचल से लेकर दार्जिलिंग तक बसे तमाम शहरों का है। यहाँ पर हो रहे नगरीकरण, कंक्रीट के बिछते जंगल, चौड़े हवाई वेज, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, रिसॉर्ट्स, होम स्टे की वजह से एक बड़ी आबादी संकट की गिरफ्त में है। हजारों लोग अपने प्राकृतिक और पैतृक आवास को छोड़कर विस्थापन होने के लिए मजबूर हैं। दिसंबर 2022 में जोशीमठ में घरों और सड़कों पर दरारें दिखाई पड़ने लगी। उत्तराखंड सरकार ने जनवरी 2023 की शुरुआत में ही जोशीमठ के लगभग 700 मकान खतरनाक घोषित कर दिए। यहाँ के लगभग 100 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया, जिसके लिए सरकार ने उन्हें 4000 रुपये महीना किराए की घोषणा की। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ के हर शहरों का सर्वेक्षण करने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड जैसे देवभूमि माना जाता है, वहाँ आज मनुष्यता के साथ साथ सभ्यता भी खतरे में है। देवभूमि का इतिहास खतरे में है, देवभूमि का भूगोल खतरे में है। वहाँ की आस्था और विरासत खतरे में है। उत्तराखंड का भूगोल दरक रहा है। जनवरी 2023 में जब एक और जोशीमठ के घर में दरार पड़ी रही थी, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के किनारे
ने अपने एक फैसले में पनबिजली परियोजनाओं को लगाने की खुली छूट दी। एक और पहाड़ोल की कोख में छुपे संसाधनों के दोहन के जरिए उत्तराखंड का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऑल वेदर रोड और रिजॉर्ट संस्कृति आदि से पूरे हिमालयी क्षेत्र को पूंजी एवं बाजार के हवाले कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जोशीमठ भारत में हिंदुओं के शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में से एक प्रमुख पीठ है, जो उत्तराखंड के चामोली जिले में स्थित है। अलकनंदा नदी के किनारे बसे जोशीमठ में 8वीं सदी के दौरान शंकराचार्य ने पहला मठ बनाया था। जाड़े में बद्रीनाथ की गद्दी जोशीमठ में विराजमान होती है, जहां नरसिंह मंदिर में उनकी पूजा की जाती है। उल्लेखनीय है कि बद्रीनाथ, ओली और नीति घाटी की भौगोलिक स्थिति जोशीमठ के नज़दीक होने की वजह से जोशीमठ एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। त्रिशूल पर्वत की ढलान पर बसे जोशीमठ की भू पारिस्थितिकी अत्यंत संवेदनशील है। यह एक ऐसी भूगर्भिक संरचना पर स्थित है जिसे नापे कहा जाता है। यह वह संरचना होती है जिसका कंपोजिशन कमजोर या अस्थिर चट्टानों से हुआ होता है। जोशीमठ के संदर्भ में यह ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टियों पर बसा शहर है। इस शहर में लाइमस्टोन, जेलोमाइट और सोपस्टोन जैसी खनिज चट्टानें हैं जो घुलनशील मानी जाती हैं। पानी के संपर्क में आने पर ये क्ले पार्टिकल्स कैल्शियम में घुलकर अपना स्थान छोड़ देती हैं, पानी के साथ बह जाती हैं। उनके स्थान को भरने के लिए दूसरा कण नीचे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और यही दरारों के पड़ने की प्रक्रिया है। दूसरी ओर हिमालय सबसे पुराना पहाड़ है और अभी भी इसका विकास जारी है। यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है, क्योंकि भारत प्लेट का जमीन के नीचे यूरेशियन प्लेट की ओर संरचना जारी है। स्थिति यह है कि जोशीमठ से बद्रीनाथ की ओर जाने वाले रास्ते में भी दरार पड़ चुकी है। जोशीमठ में हो रहे भौगोलिक परिवर्तनों से न केवल वहां के निवासियों का जीवन संकट में है, बल्कि पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जोशीमठ भारतीय सेना के लिए चीनियों पर नजर रखने वाली एक छावनी की तरह है। यह भारत चीन सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए जोशीमठ का रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से सुरक्षित रहना चीन के संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। जोशीमठ के बंदिशों के अनुसार वहां की वर्तमान स्थिति की वजह तपोवन विष्णुगढ़ बिजली परियोजना की 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जिसे अलकनंदा नदी के पानी को पनबिजली केंद्र के टरबाइन तक ले जाया जाता है। इस सुरंग का कुछ हिस्सा जोशीमठ की जमीन के नीचे से ले जाया गया है। यह एनटीपीसी की एक परियोजना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1976 में महेश चंद्र मिश्रा रिपोर्ट में इस परियोजना के न रोके जाने पर आने वाले भविष्य में एक तबाही की चेतावनी दी गई थी। गढ़वाल के मंडलायुक्त रहे महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बनी उक्त समिति ने यह कहा था कि सड़क मरम्मत और अन्य निर्माण के लिए पहाड़ों की खोदकर या विस्फोट करके बोल्डर नहीं हटाया जाए। समिति ने सुझाया था कि इस क्षेत्र में पेड़ों को बच्चों की तरह पाले जाने की जरूरत है। लेकिन जोशीमठ में करीब 50 साल पहले ही घरों में दरार दिखने लगी थी। 2021 में भूवैज्ञानिक नवीन जलवायु की अध्यक्षता में बनी एक अन्य समिति ने चेतावनी दी कि आगे की खुदाई का काम जोशीमठ को डुबा देगा। जोशीमठ के लोगों का यह भी आरोप है कि सुरंग बनाने के लिए धमाके किए जाते थे, जिसके चलते धरती के भीतर कोई प्राकृतिक जल स्रोत फट गया है और जोशीमठ अब जलमग्न होने की कगार पर है। यहाँ के स्थानीय लोग एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना पर ही आरोप लगाते हैं। लोगों की यह मांग है कि एनटीपीसी को पूर्व में किए गए समझौते के लिए सरकार निर्देशित करे, जिसके तहत जोशीमठ के समस्त घर मकानों का बीमा किया जाना था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में ही इस पनबिजली परियोजना में आई बाढ़ के चलते लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। जोशीमठ की दूसरी तरफ से एक बाईपास सड़क परियोजना जोशीमठ की जड़ पर खुदाई करके पूरे शहर को नीचे से हिला रही है।
दिसंबर 2022 में राज्य सरकार ने जोशीमठ नगर पालिका को प्रभावित लोगों की गिनती कराने को कहा गया। नगर पालिका ने इस आदेश के क्रम में लगभग 3000 लोगों को चिन्हित किया जो आपदा आने पर प्रभावित होंगे। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की शुरुआत रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ कस्बे के इलाके अप्रैल 2022 से लेकर आगे 6-7 महीनों में 9 सेंटीमीटर और 27 दिसंबर से सिर्फ अगले 12 दिनों में 5 सेंटीमीटर धंस चुके हैं। वैसे सरकार की आपत्ति के बाद इस रिपोर्ट को हटा लिया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने ऐसी रिपोर्ट पर रोक लगा दी गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेषज्ञ समिति ने जोशीमठ के बारे में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि शहर मेन सेंट्रल थ्रिस्ट के ऊपर बसा है, इसे बांध परियोजनाओं से मुक्त रखना चाहिए। वनों के कटाव और सुरंग के निर्माण की वजह से इस क्षेत्र को हाइड्रो जियोलॉजिकल प्रभाव का अध्ययन किए जाने की जरूरत है। जुलाई 2022 में एक शोध पत्र में दावा किया गया कि जोशीमठ से 1 किलोमीटर नीचे विष्णुगढ़ परियोजना की टनल की वजह से मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। वैज्ञानिक PS बिस्ट और आपदा प्रबंधन से जुड़े डॉक्टर पीयूष रोतेला ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जल विद्युत परियोजना की टनल में फंसी बोरिंग मशीन की वजह से पानी का रिसाव बढ़ रहा है। वर्ष 2022 में अपनी रिपोर्ट में पीयूष रोतेला ने कहा कि एक और अलकनंदा नदी का कटान कर रही है और दूसरी ओर जोशीमठ शहर में सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से पानी जमीन में जा रहा है, इसी वजह से जमीन धंस रही है। इसके अलावा अनियंत्रित वैज्ञानिक निर्माण कार्यों की बाढ़, कंक्रीट के बिछते जंगल जोशीमठ की वर्तमान स्थिति के अहम कारण हैं। जुलाई 2023 में मानसून के आते ही जोशीमठ की स्थिति और भी खराब हो गई। इसी महीने जोशीमठ के एक खेत में बारिश की वजह से 6 फीट गहरी दरार देखने को मिली। उल्लेखनीय है कि जोशीमठ बद्रीनाथ और हमकुंड साहिब जाने के रास्ते में पड़ता है। जुलाई माह में चारधाम यात्रा चलती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ बद्रीनाथ पहुंचते हैं। भारी वर्षा की वजह से जोशीमठ के दाहिने तरफ मारवाड़ी वार्ड की ओर स्थित हाथी पर्वत पर भूस्खलन होने की घटना आम है, जिससे बद्रीनाथ हवाई वे बाधित होता है। इस साल भी चारधाम यात्रा के दौरान भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ मार्ग कई बार बाधित हुआ है। विदित है कि जोशीमठ में भूधसाव की समस्या वर्ष 1970 से बनी हुई है। 70 के दशक में अलकनंदा नदी में आई बाढ़ से यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था। जुलाई 2023 तक इस क्षेत्र के 64 परिवारों के लगभग 260 सदस्य राहत शिविर में रहे हैं, जबकि 250 परिवारों के लगभग 750 सदस्य रिश्तेदारों या किराए के घरों में रह रहे हैं। जनवरी 2023 में जोशीमठ के सैकड़ों परिवारों को शहर छोड़कर जाना पड़ा था। अब इस साल के मानसून के आने तक भी उनके घरों का ठिकाना नहीं किया जा सका है, जबकि मानसून के बाद जोशीमठ के घरों में दरार तेजी से बढ़ने का खतरा है। इसलिए इस दिशा में प्रशासनिक कदम भी उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने दरारों वाले घरों को ठीक कराने के लिए कार्य योजना तैयार की है, जिसकी संपदा के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मानसून के बाद जोशीमठ का पुनर्निर्माण किया जाना है। पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में सभी भवनों के नुकसान का आकलन करके क्षतिग्रस्त भवनों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना है किया गया। इनमें 984 भवन को येलो श्रेणी में रखा गया है, जबकि रिट्रोफिटिंग दोबारा रहने लायक की जानी है। उम्मीद है कि ये प्रयास जोशीमठ के निवासियों को फौरन राहत प्रदान करेगी, परंतु यह विचारणीय प्रश्न है कि मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते का भविष्य अब क्या होगा। ग्रेटर हिमालय से लेकर शिवालिक हिमालय तक की स्थिति यह है कि वहाँ की चोटियों पर स्थित जल स्रोत सूख रहे हैं, ग्लेशियर मरुस्थल में बदल रहे हैं। यदि खासकर देवभूमि की बात करें तो उत्तराखंड की जनता पहाड़ तराई, भाभर पहाड़ी और गैर पहाड़ी कुमाऊं, गढ़वाली आदि नामों पर बटी हुई है। इसलिए आज वह और उसकी सरकारें उस रूप में चिंतित नहीं है जैसे कि कभी चिपको आंदोलन के समय हुआ करती थी। पहाड़ आज भी मैदानी लोगों की सैरगाह बनते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें बचाने का दायित्व गैर पहाड़ी यानी मैदानी लोगों पर भी उतना ही है।
आज दरकते हुए पहाड़ मानो उत्तराखंड समेत देश की जनता से यह कह रहे हो कि अब उनसे और खड़ा नहीं हुआ जाता। पूरे उत्तर भारत में बहने वाली तमाम नदियों का मुख्य जल स्रोत इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है, पर वे जलाशय जल स्रोत अब सूख रहे हैं, जिसका प्रभावी मैदानी इलाकों में देखा जा सकता है कि गंगा जैसे बहामासा नदी में पानी की मात्रा और उसका बहाव कितना घट गया है। आने वाले समय में यह स्थिति पूरे देश के लिए संकटमय होगी, क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में भी उत्तराखंड में जारी विकास का मॉडल दोहराया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप झारखंड के साहिबागंज और राजमहल के इलाकों में छोटी छोटी पहाड़ियों पर 2000 के लगभग क्रशर मशीन सक्रिय हैं। इन मशीनों के स्वामी पहाड़ का पत्थर निकाल ले रहे हैं और मिट्टी को छोड़ दे रहे हैं, जो बारिश के दौरान नदी में बहकर चली जा रही है। पहाड़ों पर लगातार पेड़ कट रहे हैं, जिससे जड़ों का शिकंजा मिट्टी पर से कमज़ोर हो रहा है। इससे मूसलाधार बारिश के दौरान भूस्खलन की घटनाएं आम हो चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से लेकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी झील क्षेत्र, नैनीताल, मंसूयारी, धारचूला एवं कर्णप्रयाग में या तो घरों में दरार देखी गई हैं या भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में अब पहाड़ों पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन को गांधी मार्ग ही बचा सकता है। गांधी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, परंतु किसी एक भी की भी लालच को नहीं। हमें मुनाफा और लालच की प्रवृत्ति को त्याग कर मौजूदा संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नदी, पहाड़, जंगल, फूलों की घाटी आदि सुरक्षित रह सके। साथ ही जोशीमठ की एक तरह जमीन में धंसते जाना किसी अन्य शहर की नियति न बन जाए।